हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स में हम क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपका एक प्रीवियस डाउट को क्लियर कर देते हैं। पिछली क्लास में जब हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ाया तो उसका जब वर्क दिए तो एक स्टूडेंट ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग के बारे में लिखा था, ठीक है। तो हमने बोला कि वो रॉन्ग है, एक्चुअली वो राइट है, बट एक स्टैंडर्ड के थ्रू वो रॉन्ग है, ठीक है। अगर मान लिए कि वो जो चीज लिखे वो एक अगर छोटा बच्चा लिखता है तो वो सही है, ठीक है, उसे हम लोग सही बोल देंगे। लेकिन जब हमारी स्टैंडर्ड बढ़ती है तो हम उसे नहीं लिख सकते हैं, हम उसे नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आप उसमें जो भी चीज लिखे हो उसमें बहुत सारे चीज लिविंग और नॉन लिविंग का सिमिलरिटीज होते हैं। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, उसमें एक लिखा हुआ था कि लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं, लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं, बट अब के जनरेशन में नॉन लिविंग में मूवमेंट करने लगे, जैसे कार्स, बाइक, ये भी मूव करते हैं। स्पीकिंग, लिविंग अगर स्पीकिंग करते हैं तो नॉन लिविंग भी स्पीकिंग करते हैं। स्पीकर से, स्पीकर जो होते हैं, साउंड बॉक्स होते हैं, तो वो भी तो एक तरह से स्पीकिंग कर रहे हैं। तो अब लिविंग और नॉन लिविंग का ये सब चीज जो है ये सब सिमिलर है, ठीक है। नॉन लिविंग में किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। और लिविंग में भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लिविंग सारे लिविंग स्पीकिंग करते हैं। अब पेड़ पौधा कहाँ स्पीकिंग करते हैं? पेड़ पौधा तो स्पीकिंग नहीं करते हैं। तो हमको वो चीज बताना है, ठीक है, हमको वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जो हर लिविंग कर सके, ठीक है। और नॉन लिविंग में भी हमको वही कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है जो हर नॉन लिविंग में हो, ठीक है। तो आइए हम आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग के बारे में पहले हम बताएंगे, फिर हम अपने चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पे चलेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग है ग्रोथ। ग्रोथ जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ही कर सकते हैं, नॉन लिविंग कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब ग्रोथ करते हैं। हाँ, ग्रोथ दो टाइप के होते हैं, एक लिमिटेड, एक अनलिमिटेड या अनवांटेड ग्रोथ, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा अनवांटेड ग्रोथ करते हैं, बट लिविंग क्या है, लिविंग ग्रोथ करते हैं। और एक होते लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ जैसे ह्यूमन बींग्स, ये सब एक ईयर्स होते हैं, एक टाइम ऑफ पीरियड होते हैं, उस टाइम ऑफ पीरियड तक ग्रोथ करते हैं, बट ग्रोथ सभी करते हैं, जितने भी लिविंग से सब ग्रोथ करते हैं। और दुनिया का कोई ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जो ग्रोथ नहीं करता, सॉरी ग्रोथ करता है, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है। दूसरा आते हैं रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, बट नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। दुनिया का कोई भी लिविंग को अगर हम देखते हैं तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, बट नॉन लिविंग दुनिया का कोई भी हो वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। ये दूसरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग का। तीसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन एक टाइप का हमारे बॉडी में रिएक्शन होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एक रिएक्शन के थ्रू, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। बट नॉन लिविंग में ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को ले। जैसे मान लिए कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम किसी मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट उसको एनर्जी का फॉर्म मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। बट हम लोगों को क्या है, हम लोग को फूड अगर हम लोग लेते हैं तो एक प्रोसेस होता है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स है सब में ये प्रोसेस होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है
कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस मीन्स सेंसिंग, सिर्फ लिविंग में ही ये सेंसिंग या कॉन्शियसनेस होते हैं। जैसे किसी भी लिविंग को देख लीजिए, कुत्ता कोई देख लीजिए, आप मारिएगा तो वो चिल्लाकर भाग जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या होगा, हंसी आएगा तो हम लोग लाफिंग करते हैं, मार देने पे क्राइम करते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज होता है तो हम लोग एक उसको क्या बोलते हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग किसी चीज को रिएक्ट करते हैं, बट नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम इस बोर्ड को मारते हैं तो ये बोर्ड थोड़ी ना बोलेगा कि हमको चोट लग रही है, लेकिन किसी भी लिविंग को मारिए तो वो क्या क्राइम करेगा, चाहे वो कुत्ता बिल्ली कोई भी हो। पेड़ पौधा बेशक वो स्पीकिंग नहीं कर सकता है, बट कॉन्शियसनेस उसके भी अंदर होते हैं, ठीक है। उसके भी अंदर कॉन्शियसनेस होते हैं, बट वो स्पीकिंग करके बता नहीं सकते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। पांचवा होते हैं डेथ। डेथ जो होते हैं, मर जाना, सभी लिविंग थिंग्स का एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, उस टाइमिंग के बाद क्या करते हैं, डेथ कर जाते हैं। बट नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, डेथ करने का कोई भी समय नहीं होता है। वो जब तक वो है, जब तक संभाल कर रखेंगे तब तक वो रहेगा। लेकिन लिविंग जितने भी है उनका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, उस टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो डेथ कर जाते हैं। तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, कॉन्शियसनेस और डेथ। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ रियल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग है, जो कि नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग जैसे 10th स्टैंडर्ड में आ गए तो इन्हीं सबको याद रखिएगा, क्योंकि अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग इसी के आधार पर पढ़ेंगे। क्लास 11th का पहला चैप्टर जो है, ठीक है, उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग के बारे में पढ़ना है और सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल होते हैं, बट नॉन लिविंग आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। जितने भी लिविंग से सभी एक सेल से बने होते हैं। चूंकि आप लोग जानते होंगे और प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 9th में, कि सेल में कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था सेल को। तो उन्होंने एक थ्योरी में बात बोली थी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मेड अप ऑफ सेल है, और ये बात सही भी साबित हुई। चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या अमीबा हो, चाहे जो भी हो दुनिया का, सभी सेल से ऑर्गेनाइज होते हैं, सभी सेल से बने होते हैं, बट नॉन लिविंग में ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये आप 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, ग्रोथ, मेटाबॉलिक रिएक्शन, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, डेथ और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब हम अपने टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पे आते हैं, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस टॉपिक में एक क्वेश्चन मार्क आते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जनन कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी जनन कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है, ठीक है, और तभी हम जान पाएंगे कि जनन कैसे करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब क्लास 8 में भी रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, क्लास 8 बेस है रिप्रोडक्शन का। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, डीपली नॉलेज हम लोग को रिप्रोडक्शन के बारे में मिलते चला जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में 2 वर्ड आते हैं, पहला वर्ड है री और दूसरा वर्ड है प्रोडक्शन। कहीं भी री लग जाए, ठीक है, कहीं भी री लग जाए तो सीधा आप समझ जाइए अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, ठीक है, दोबारा से। और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आप लोग सुने होंगे, जैसे फैक्ट्री ये समय प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो तो नॉन लिविंग के प्रोडक्शन होते हैं। यहाँ पे हम लोग
लिविंग थिंग्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी लिविंग है, ठीक है, जो भी लिविंग है उसके प्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। प्रोडक्शन मीन्स बनना, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसका डिफिनीशन देखेंगे तो इसका डिफिनीशन है द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म birth young ones are called reproduction. Any living organism birth young ones, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी सजीव प्राणी एक यंग वंश को जन्म दे, उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन का, तो कुछ एडवांटेज होते हैं रिप्रोडक्शन का, कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहला एडवांटेज है इसमें बैलेंस लिविंग। ये जितने भी सजीव हैं उसको एक बैलेंस करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे अभी क्या है कि जैसे बाघ का संख्या क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, भलचर का संख्या बहुत कम हो गया है। ठीक है, एक टाइम था कि डायनासोरस हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में डायनासोरस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन के वजह से ये बैलेंस खराब हुआ है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन एक टाइम ऑफ पीरियड से होते रहे तो वो क्या करता है, बैलेंस करता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करता है, उसके लाइफ साइकिल को बैलेंस करता है। लाइफ साइकिल आप लोग पढ़े होंगे। लाइफ साइकिल क्या होते हैं, जो जीवन चक्र होते हैं उसको ये क्या करता है, बैलेंस करता है। हर कोई किसी ना किसी पे डिपेंड है, तो वो डिपेंड है, कब वो डिपेंड रहेगा, जब अगला जीवित रहेगा तभी ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पौधे पे डिपेंड है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है उस पर डिपेंड है, लेकिन अगर ग्रीन प्लांट से खत्म हो जाए तो क्या होगा, इंसान खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन के वजह से बैलेंस बना हुआ है, इसीलिए लाइफ साइकिल चल रहा है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है, जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन वैसे तो हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन में आपको जेनेटिक्स के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एडवांटेज में जान जाइए कि रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होते। जैसे एक टाइम था कि इंसान बंदर हुआ करता था, लेकिन आज इंसान कुछ अलग ही रूप है। हम लोग का जो माइंड है वो बहुत डेवलप हो चुका है। इसका वजह क्या है कि जीन, जो हम लोग का जीन होता है उससे वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का जब आपस में जब जो होते हैं ओवम होते हैं और स्पर्म होते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो जो जाइगोट बनते हैं उसमें दोनों का जीन आता है, तो उसमें क्या होते हैं, चेंजिंग आते हैं, तो वही होते हैं जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो ये होगा एडवांटेज। अगर हम डिसएडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले पॉपुलेशन। आज पॉपुलेशन कितना इंक्रीज कर गया है वो तो आप लोग को पता ही है। इस पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा हाथ है। रिप्रोडक्शन एक लिमिट में किया जाए तो ठीक है, बैलेंस बना रहेगा, लेकिन अनलिमिट होगा, लिमिट क्रॉस करेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, संख्या कम होगा, तो लाइफ साइकिल क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, ये पहला। दूसरा क्या है, लैक ऑफ एनर्जी।
जब रिप्रोडक्शन का क्रिया होती है तो उस समय क्या होता है, एनर्जी का बहुत कमी हो जाती है, बहुत लैक होते हैं, काफी लैक होने के बाद रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, टाइम ऑफ पीरियड। एक टाइम लग जाता है, ठीक है, कोई भी रिप्रोडक्शन करने में एक टाइम लग जाता है। तो उस जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग जो भी मानव है उनमें एक रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, तो उनको क्या है कि जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो उस टाइम में जब प्रोसेस होते हैं और जब लिविंग यंग वंस जब तक जन्म नहीं लेते हैं तब तक क्या होते हैं, हम लोग को काफी प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है। प्रोटेक्शन में रहने की वजह से एक बहुत ज्यादा टाइम को खपत करना पड़ता है, टाइम बहुत ज्यादा लगते हैं, इसीलिए टाइम ऑफ पीरियड लैक होते हैं, ठीक है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज रिप्रोडक्शन के का बात कर लिए। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू मोड्स होते हैं। पहला होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके दो मोड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए आते हैं। ए मीन्स क्या होते हैं, वन। आप लोग जानते होंगे, पहले भी पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में भी कि ए जहां पे लगता है उसमें अ बोलते हैं, ठीक है। और ए मीन्स अ मीन्स वन, इसीलिए इसको हिंदी में भी बोलते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। और इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, इसमें कोई ए नहीं लगा है, ठीक है। अब हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसमें ए लगा। ए मीन्स वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दोज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच involve only one parent are called asexual reproduction। एक ऐसा रिप्रोडक्शन का क्रिया जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक ही पेरेंट एक नया यंग वंस को जन्म दे दे, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोन। इसको हम लोग क्लोन भी कहते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो बच्चे होते हैं, जो इसके नए सेल जन्म लेते हैं, वो एकदम से पेरेंट सेल की तरह ही हूबहू दिखते हैं। जैसे ये एक सेल हुआ, जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस किया, तो जब इसका यंग वंस जन्म लिए, यंग वंस को अगर पेरेंट्स के सामने रख दिया जाए तो एकदम से हूबहू दिखेंगे, थोड़ा भी इसमें चेंजिंग नहीं नजर आएगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्लोन, ठीक है। इसको हम लोग अनडेवलप भी बोलते हैं, अनडेवलप, बिकॉज नो जेनेटिक्स वेरिएशन, इनमें कोई भी जेनेटिक्स वेरिएशन नहीं होते हैं, इसीलिए इसको अनडेवलप बोलते हैं। यानी एक एग्जांपल देते हैं, अमीबा आज से 5000 साल पहले जैसा था वैसा ही आज भी है और हमेशा वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनमें कोई जेनेटिक्स वेरिएशन नहीं हो रहा है,
इसका वजह यह है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली और बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। जो यूनिसेलुलर आप लोग जानते होंगे, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय से बने रहते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम जानेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला मोड है फीजन। फीजन मीन्स होते हैं विभाजन। और फीजन के दो मोड्स होते हैं, पहला होते हैं बाइनरी फीजन और दूसरा होते हैं मल्टीपल फीजन। ठीक है, बाइनरी फीजन, बाई मीन्स क्या होते हैं द्वि, बाई मीन्स द्वि, नेरी मीन्स खंड और फीजन मीन्स विभाजन। ठीक है, द्विखंड विभाजन। ठीक है, बाइनरी फीजन मीन्स द्विखंड विभाजन। इसका डिफिनेशन हो जाएगा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन which parents divided into two parts। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसे पेरेंट्स अपने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विखंड विभाजन। द्वि मीन्स दो, खंड मीन्स टुकड़ा और विभाजन मीन्स बट जाना। दो टुकड़ा में पेरेंट्स बट जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फीजन। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या करते हैं, देखिए ये एक अमीबा है, इसके न्यूक्लियस है ये, और ये क्या है साइटोप्लाज्म। कुछ समय के बाद ये क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। उसके बाद ये कुछ समय के बाद अपने जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है उसको भी ये लोग दो ग्रुप्स में बांटने लगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म को भी दो ग्रुप्स में बांट लिए। साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। साइटोप्लाज्म को भी ये दो पार्ट में बांट लिए और कुछ देर बाद ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म से भी अलग हो गए और यहां से ये दो डॉटर सेल बन गए, टू डॉटर सेल। ठीक है, ये दो डॉटर सेल बन गए। आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल थे, पेरेंट सेल क्या किए कि अपने बॉडी को कैसे कैसे करके दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, तो ये हो गए ना एक से दो, तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फीजन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम इसके पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, इनका पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होते हैं, तो वो कुछ इस टाइप से है। एक अमीबा था, ठीक है, वो अपने बॉडी को दो पार्ट में बांट दिए, फिर ये दो पार्ट में बांट दिए, फिर ये दो पार्ट में बांट दिए। ठीक है, तो ये बढ़ते चले जाते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके ये बढ़ते चले जाते हैं। अमीबा के बारे में एक और चीज बोला जाता है कि ये कभी डेथ नहीं करता है। जब तक पानी
जो गंदा पानी कहीं पे जमा रहेगा तब तक अमीबा कभी डेथ नहीं करता है। क्यों नहीं डेथ करता है? क्योंकि वो अपने बॉडी को दो दो पार्ट में डिवाइड करते रहेंगे। सपोज मान लिए कि हम एक अमीबा है, हम अपने बॉडी को दो पार्ट में बांट लिए, फिर वो दो दो पार्ट में बांट लिए, तो हम मरे तो नहीं ना, हमारे बॉडी का सेल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो यानी जब तक पानी, गंदा पानी एक जगह जमा रहेगा तब तक अमीबा का कभी डेथ नहीं होता है, क्योंकि वो अपने बॉडी को दो दो पार्ट में बांटते चले जाते हैं। ठीक है, वो जब तक रहेंगे तब तक वो बांटते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीपल फिजन के बारे में बात करेंगे। और भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, जैसे में फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बर्डिंग। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।